22 दिसंबर 2009 धरती का सबसे अनजान, सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक महाद्वीप अंटार्कटिका। यहाँ के यूनियन ग्लेशियर बेस से एक बास्लर BT-4 टूरिस्ट फ्लाइट धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही प्रोपेलर घूमे, बर्फ का महीन धुआं हवा में फैल गया। बोर्ड पर कुल 36 लोग थे, 32 यात्री, 2 पायलट और 2 अनुभवी गाइड। सबकी आंखों में एक ही चमक थी, धरती के आखिरी सफेद जंगल को आसमान से देखने का सपना। इस उड़ान के कमांडर थे कैप्टन आरिफ राशिद, एक सेवानिवृत्त मिलिट्री पायलट जिन्होंने 2 दशकों से अधिक समय सहारा के आसमान, हिमालय की घाटियों और अब अंटार्कटिका की बर्फीली परतों में उड़ान भरी थी। उनके लिए ये आकाश किसी पुराने दोस्त जैसा था, खतरनाक पर पूर्वानुमान योग्य। ये कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता था। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। ये वो जगह है जहां सूरज 24 घंटे ढलता नहीं, इसलिए पूरी धरती एक सफेद कंबल की तरह चमक रही थी। फ्लाइट का तय रूट एल्सवर्थ मध्य पर्वतमाला और माउंट विंसन के आसपास से घूमकर वापस बेस कैंप पर लौटना था। प्लेन 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर था। लगभग 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यात्री नीचे फैले अनंत ग्लेशियरों को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सब कुछ शांत था, एकदम परफेक्ट। लेकिन इस महाद्वीप में परफेक्शन कभी लंबा नहीं चलता। उड़ान के लगभग 92 मिनट बाद ठीक 3:32 PM अचानक जहाज हल्का सा झटका खाता है। कैप्टन राशिद तुरंत इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डालते हैं, लेकिन उसी पल सब कुछ बदल जाता है। ऊपर के पठार से उतरती हुई कैटाबैटिक विंड ने प्लेन को घेर लिया था। ये ऐसी हवा होती है जो भारी भरकम बर्फीली परतों को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे धकेलती है, जो दिखती नहीं मगर जहाज को मिनटों में बर्बाद कर सकती है। पलक झपकते ही सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स पंखों और प्रोपेलर पर जम गए। सबसे बड़ा खतरा तब हुआ जब बर्फ ने पिटो ट्यूब को जाम कर दिया। वही सेंसर जो प्लेन की रियल स्पीड मापते हैं, अब कॉकपिट में दिख रहे नंबर झूठ बोल रहे थे। ऑटो पायलट अचानक असामान्य आदेश देने लगा। कैप्टन राशिद ने तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में लिया, पर तूफान किसी भी इंसानी कोशिश से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। फिर एक विशाल अदृश्य झोंका प्लेन को नीचे की ओर धकेल देता है, एक खिलौने की तरह। 3:38 अचानक सफेद धुंध में एक काला अजनबी पहाड़ उभरता है और फिर एक ऐसी टक्कर जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक गूंज सकी थी। इसके बाद बस सन्नाटा। टक्कर के कुछ मिनट बाद धूल, बर्फ और टूटे धातुओं के बीच एक धीमी करवट सी हरकत हुई। कैप्टन राशिद की आंखें झटके से खुली, सिर से खून बह रहा था, सांसें तेज थीं और कॉकपिट का आगे का हिस्सा पूरी तरह कुचल चुका था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनका शरीर शायद अभी भी कहीं गिर रहा है, लेकिन नहीं, वे जिंदा थे। उन्होंने टूटी हुई खिड़की के पार झांका। जहाज 2 हिस्सों में बंट चुका था और एक लंबी बर्फीली ढलान पर फिसलता फिसलता बहुत नीचे रुक गया था। शायद यही वजह थी कि सब बच गए। पहाड़ से सीधी टक्कर नहीं हुई। घर्षण ने मौत की तीव्रता को कम कर दिया। धीरे धीरे यात्रियों में भी हलचल होने लगी। किसी की चीख, किसी की कराह, किसी का नाम पुकारना। वो शांत सफेद मरुस्थल अचानक मानव दर्द से गूंजने लगा। कैप्टन राशिद ने दबी आवाज में पुकारा, सब लोग शांत रहो, हम अभी भी जिंदा हैं। इस एक वाक्य में जैसे सबकी नसों में थोड़ी गर्मी भर दी। लोग एक एक कर बाहर निकलने लगे। गिनती की गई, 36 में से एक भी मौत नहीं। ये चमत्कार था, पर चमत्कार हमेशा कायम नहीं रहते। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, कई 100 फीट ऊंचे गहरे क्रेवास, सुनसान पर्वत और अंतहीन सफेद मैदान। ये वो जगह थी जहां दिशा का, दूरी का, सबका अंदाजा टूट जाता है। लेकिन असली झटका तब लगा जब कैप्टन ने निकलने की कोशिश की और महसूस किया कि इमरजेंसी ट्रांसमीटर उड़ान के दौरान ही नष्ट हो चुका था। मतलब कोई सिग्नल नहीं, कोई लोकेशन नहीं, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि वे कहां गिरे हैं। इसके ऊपर तूफान उन्हें फ्लाइट रूट से 200 किलोमीटर दूर उड़ा ले गया था। बचाव दल गलत जगह खोज रहा था और ये लोग एक ऐसी जगह पड़े थे जहां इंसान सदियों में भी कदम नहीं रखता। पहला काम था ठिकाना बनाना। प्लेन के टूटे हिस्सों को खींचकर उन्होंने बर्फ में एक अस्थायी शेल्टर तैयार किया। ठंड इतनी तीखी थी कि खुली त्वचा का रंग कुछ ही मिनट में नीला हो जाए और उनके पास सिर्फ 15 दिन का खाना था, 36 लोगों के लिए। अंटार्कटिका में इस मौसम में सूरज कभी नहीं डूबता। 24 घंटे रोशनी, नींद टूट चुकी थी, शरीर थक रहा था, दिमाग कमजोर पड़ने लगा था। राशिद ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से खुद निकलना होगा। इस सफेद मरुस्थल में कोई नहीं आएगा। कैप्टन राशिद ने टीमों का गठन किया। 4 दिशाओं में 4 टीमें भेजी गईं ताकि पता चल सके कि कहीं दूर कोई इंसानी निशान, कोई झोपड़ी, कोई छोड़ा हुआ कैंप कुछ तो हो। एक और समूह को शिकार पर भेजा गया।
बाकी लोग घायल यात्रियों की देखभाल और शेल्टर को और मजबूत करने में लग गए। टीम में एक 25 वर्षीय इंजीनियर भी था। उसने प्लेन के अवशेषों में से बैटरियां, तारें और टूटे यंत्र इकट्ठा किए। उसने कोशिश की कि शायद रेडियो फिर से चालू हो जाए, लेकिन रेडियो के अंदर जमा बर्फ की महीन परतें इतनी गहरी थीं कि उसे दोबारा जिंदा करना असंभव था। फिर भी उसने एक छोटी जीत हासिल की, एक अस्थायी हीटर जो कम से कम उंगलियों में थोड़ी गर्मी लौटा देता था। शाम हुई, सभी टीमें वापस आईं खाली हाथ। दूर दूर तक सिर्फ सफेद रेगिस्तान और मौन। शिकार पर गई टीम एक छोटी सी मछली लेकर लौटी जो पूरी टीम के दर्द का मजाक उड़ाती सी लग रही थी। दिन बीते गए। 5वां दिन आते आते सबके चेहरों से उम्मीद की चमक गायब हो चुकी थी। अब हर किसी को एहसास हो रहा था बचाव टीम उन्हें खोज भी नहीं सकती। वे फ्लाइट पाथ से बहुत दूर थे और उनका ट्रांसमीटर मर चुका था। फिर हुआ पहला बड़ा बिखराव। 5 लोगों के एक समूह ने कहा कि यहीं रहना मौत को दावत देना है। वे पैदल निकलना चाहते थे। कैप्टन ने समझाया, बिना दिशा, बिना नक्शे, बिना सुराग बाहर कदम रखना खुदकुशी है। लेकिन वे नहीं माने और सीमित राशन लेकर सफेद अंधकार में खो गए। 10वें दिन भोजन लगभग समाप्त हो चुका था। भूख का असर अब चेहरों पर नहीं, दिमाग पर दिखाई देने लगा था। लोग प्लेन की लेदर सीटें उबालकर खाने जैसी डरावनी कोशिश करने लगे और पेट भरने के लिए बर्फ चूसते, जिससे और ठंड शरीर में उतरती। 20वें दिन उस दुस्वप्न ने असल चेहरा दिखाया। एक बुजुर्ग महिला ठंड, भूख और निमोनिया से टूट गई। कोई दवा नहीं, कोई उपाय नहीं। सब बेबस खड़े देखते रहे और उनकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। ये पहली मौत थी और पूरी टीम को भीतर तक हिला देने वाली थी। अब सब समझ चुके थे, यहाँ सिर्फ प्रकृति नहीं, भूख भी शिकार करती है। और सबसे डरावना सच ये था कि बचाव दल ने 20 दिन खोजने के बाद आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया था, सभी यात्री मृत हैं, जबकि वे अभी भी सांस ले रहे थे और सबसे लंबी लड़ाई अभी बाकी थी। 25 दिन बीत चुके थे। अब भोजन नहीं, सिर्फ भूख की जलती हुई आग बाकी थी। शरीर कमजोर, दिमाग सुन्न और उम्मीद लगभग मर चुकी थी। हर सुबह लोग एक दूसरे की आंखों में बस वही सवाल देखते, आज कैसे जिंदा रहेंगे। रोजाना की तरह शिकार टीमें निकलती, कोई मछली मिलती तो आपस में लड़ाई, झगड़ा, रोना और फिर थकर चुपी। अंटार्कटिका इंसानों को नहीं मारता, वो उन्हें एक दूसरे से लड़वा कर खत्म करता है। और फिर जैसे आसमान भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया हो, एक भयानक कैटाबैटिक तूफान अचानक उनकी दुनिया पर टूट पड़ा। ये कोई साधारण हवा नहीं थी, ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली बर्फीली दीवार थी जो सामने आने वाली हर चीज को चीर डालती है। उनका प्लेन के मलबे से बना अस्थायी शेल्टर कुछ ही मिनटों में ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ गया। अब उनके पास बचने के लिए सिर्फ एक विकल्प था, बर्फ में गड्ढे खोदो और उसमें घुस जाओ। एक एक गड्ढे में 2-3 लोग घुसते, कांपते, चिल्लाते, एक दूसरे की हिचकियां सुनते। उन्हें नहीं पता था कि ये रात है या दिन। तूफान की चीखती आवाज ने समय की हर धड़कन को निगल लिया था। ये 5 दिन किसी नर के 5 दरवाजों जैसे थे। खाने को कुछ नहीं, शरीर में गर्मी का नाम नहीं, सिर्फ डर, भूख और जिंदगी का टूटा धागा। और इन 5 दिनों में कुछ लोगों ने एक दूसरे को खाने की कल्पना तक कर ली थी। यहाँ इंसानियत नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की पागलपन भरी इच्छा बचती है। 5वें दिन जब तूफान थमा, वे गड्ढों से बाहर निकले, मानो मृत आत्माएं जमीन से बाहर आ रही हों। हाथ सुन्न, होंठ जमे हुए, आंखें लाल। लेकिन उसी शाम उन्होंने पहली बार उम्मीद की एक झिलमिलाती किरण देखी, एक बड़ी सी सील। वो उनके लिए भोजन नहीं बल्कि जिंदा रहने का प्रमाण थी। उसे खाकर उन्होंने ताकत जुटाई और उसी रात कैप्टन राशिद ने टीम को इकट्ठा कर कहा, अगर हम यहाँ रहे तो हम जरूर मरेंगे। अब हमें चलना होगा। एक दिशा चुनकर, सूरज की रोशनी को अपना मार्गदर्शक बनाकर उन्होंने तय किया कि अगले 10 दिनों तक सिर्फ भोजन जमा करेंगे। फिर 30 से अधिक लोग एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जिसका अंत किसी को भी नहीं पता था। 40वें दिन उन्होंने अपना सफर शुरू किया। पीठ पर बैग, हाथ में डंडे और स्लेज पर सिर्फ 15 दिनों का मांस। उन्हें नहीं पता था कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं और ये गलती उनकी जिंदगी के अगले 60 दिनों को और भी भयानक बना देगी। 40वें दिन शुरू हुआ वो सफर जो दुनिया की सबसे लंबी, सबसे दर्दनाक और लगभग असंभव सर्वाइवल यात्रा में बदलने वाला था। 31 लोग सफेद अनंत मैदान में कदम रखते चले जा रहे थे, बिना नक्शे, बिना दिशा और बिना यकीन के कि अगला दिन उन्हें जिंदा देख भी पाएगा या नहीं। पहले दिन सबके अंदर हिम्मत थी, पर 41वें दिन वो हिम्मत घुटनों तक धंस गई। बर्फ इतनी मुलायम थी कि हर कदम मानो किसी दलदल में गिर रहा हो। हर कदम एक युद्ध बन गया। 45वें दिन फिर तूफान आया। 2 दिन तक वे बर्फ में खुदे गड्ढों में छिपे रहे। जब तूफान थमा, उन्होंने पाया कि उनके 4 साथी बर्फ में जिंदा दफन हो चुके थे। अब वे सिर्फ 27 बचे थे। कुछ आगे समुद्री ग्लेशियर के पास उन्हें 2 जमे हुए शव मिले। वे वही लोग थे जिन्होंने पहले अलग होने का फैसला किया था। उनकी मौत ने बाकियों को दिखाया
दिखा दिया कि गलत फैसला यहाँ सिर्फ एक ही मतलब रखता है, मौत। 50वें दिन उन्हें दूर 3 आकृतियां दिखाई दी। वे उनके ही साथी थे जो एक विशाल 15 फीट चौड़ी बर्फीली दरार के पास फंसे हुए थे। उस खाई को पार करना असंभव लग रहा था। गाइड ने रस्सी फेंकर पार करने की कोशिश की, लेकिन हुक फिसला और वो खाई में समा गया। एक चीख, एक गिरावट और फिर खामोशी। दूसरे गाइड ने हिम्मत दिखाकर रस्सी जमाई और धीरे धीरे सबको एक एक पार करवाया। हर व्यक्ति रस्सी पकड़कर नीचे मौत की खाई को देखता और कांपते हुए आगे बढ़ता। उस दिन उन्होंने मौत को इतना करीब से छुआ कि खुद को जिंदा देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 65वें दिन भूख एक राक्षस बन चुकी थी। जब उन्हें कुछ पेंगुइन दिखे तो मजबूरी ने उन्हें वो करने पर मजबूर किया जो कोई इंसान कभी नहीं करना चाहता। कच्चा मांस, न कोई नमक न आग, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश। दूरी बढ़ती गई, दिन गुजरते गए। क्रैश को अब 75 दिन हो चुके थे और वे लगभग 200 किलोमीटर चल चुके थे। लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। वे गलत दिशा में जा रहे थे। रिसर्च बेस जिसकी उन्हें उम्मीद थी उनसे हजारों किलोमीटर दूर था और असली बेस उनकी पीठ के पीछे सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था। 150वें दिन अंटार्कटिका की 6 महीने की अंधेरी रात शुरू हो गई। अब वे पूरी तरह अंधेरे में चल रहे थे। केवल हवा की चीख और बर्फ के दर्द की आवाजें साथ ही। 200वें दिन एक 18 वर्षीय लड़की स्कर्वी से मर गई। फिर 230, फिर 300, फिर 350 दिन। फिर एक रात आसमान में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नाच उठा। हरे, बैंगनी, नीले रंगों की रोशनियों ने जैसे उन्हें याद दिलाया कि अब भी कुछ सुंदर बचा है। 420वें दिन कैप्टन राशिद बीमार हो गए और लीडरशिप टूट गई। टीम बटी, झगड़े हुए, फैसले उलझे। 530वें दिन एक सदस्य की सड़ी हुई उंगलियां काटनी पड़ी। लोग इंसान कम, चलती हड्डियां ज्यादा दिखने लगे थे। 560वें दिन उन्हें पहला संकेत मिला, एक उड़ता हुआ स्कुआ पक्षी, मतलब समंदर करीब है और शायद इंसान भी। 565वें दिन उन्हें दूर एक काला धब्बा दिखा। वो धब्बा एक इमारत निकला। उनके टूटे शरीरों में जैसे बिजली भर गई। 572वें दिन 13 बचे हुए लोग हड्डियों के ढांचे जैसे अर्जेंटीना के बेस एस्पेरांजा के दरवाजे पर गिर पड़े और दुनिया उस दिन जान पाई कि जिन लोगों को 20वें दिन मृत घोषित कर दिया गया था वे 572 दिन तक मौत से लड़कर जिंदा लौट आए थे। ये कहानी आज भी एक ही बात साबित करती है, जब इंसान जिंदा रहने की ठान ले तो बर्फ, भूख, अंधेरा, मौत सब हथियार डाल देते हैं।